नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। अब हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। आज के अंश को पंक्तिशः पढ़ने से पूर्व जो अंश हम अभी तक पढ़ चुके हैं एक बार उसमें व्यक्त महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्यों का मनन कर लेते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष मनुष्य, जगत, पृथ्वी, देव, पुरुष, प्रकृति और भगवान की सत्ता के और उनकी अभिव्यक्ति के अर्थात उनका मूल सत्य क्या है और वह किस प्रकार से अपने को अभिव्यक्त करते हैं, इन दोनों ही पक्षों के गूढ़ सत्यों को प्रकट कर रहे हैं। इन सत्यों को हम अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से अथवा मानवीय मन से नहीं जान सकते हैं और इसीलिए यह सर्ग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सर्ग में मनुष्य के विषय में सत्य प्रकट करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि मानव मन अज्ञान का कारण है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और संशय पर आधारित है, परंतु मनुष्य की नश्वर देह में एक दिव्य आत्मा विराजमान है जो भगवान का अंश है, जो शाश्वत है और हमारे ज्ञान का स्रोत है। हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का यह गुह्य कारण है। अपने जीवन के और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा से भेंट करना होगा, उससे साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में सत्य को उद्घाटित करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी एक देवी है, एक शक्ति है, उसके अंतर में एक दिव्य अभीप्सा गोपित है और वह धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अमरदेव जो जगत की रचना करते हैं उनके विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है, वे केवल भगवान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए कार्य करते हैं और केवल उसके विधान का पालन करते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि दुख और संघर्ष से पूर्ण इस धरा पर हमें अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त सदा हमारी सहायता के लिए हमारे निकट रहता है और अनेकों जीवन के संघर्ष के मध्य चैतन्य अमरता का मुकुट हमारे लिए सुरक्षित रहता है। वे हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और एक दिन अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद एक घोषणा भी कर रहे हैं कि भविष्य में एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब धरा पर दिव्य जीवन की स्थापना होगी और धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा। जगत की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। परम एक स्वयं यह जगत बन गया है। जगत में प्रवेश कर वह स्वयं को भूल गया है और वह स्वयं को इस जगत में खोज रहा है। यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य
एक खेल है। पुरुष और प्रकृति एक ही हैं और यह सकल जगत पुरुष और प्रकृति ही है। यह जगत काल के अंत तक सदा साथ रहने और सदा साथ चलने के लिए पुरुष और प्रकृति के मध्य एक समझौता है। अर्थात जब तक यह जगत विद्यमान रहेगा, इस जगत में पुरुष और प्रकृति दोनों साथ साथ विद्यमान रहेंगे। यह जगत पुरुष और प्रकृति की एक दीर्घ यात्रा है, जिसमें वे दोनों सदा एक साथ रहते हैं और यह यात्रा अभी केवल आरंभ ही हुई है। मनुष्य प्रकृति की गोद में एक शिशु के समान है, जिसे प्रकृति विकसित करते हुए निश्चेतन से अतिचेतन की ओर ले जा रही है। परम एक के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि परम एक ने ही अपनी सत्ता से असंख्य जीवों का सृजन किया है। वे हमारे अंतर में चैत्य पुरुष के रूप में स्थित हैं और जो जगत के सुख और दुख को भोगते हुए उनके द्वारा विकसित होता है। उसी परम एक ने मानव रूप धारण किया है कि हम उसके समान दिव्य बन सकें। हम भगवान के पुत्र हैं और हमें उनके जैसा बनना होगा। ये कुछ आध्यात्मिक सत्य हैं जो हम इस सर्ग में अभी तक पढ़ चुके हैं। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्री अरविंद अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर मनुष्य की जीवन यात्रा को एक नाविक की यात्रा के रूप में हमें समझा रहे हैं। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 69 पर हैं और पंक्ति नंबर 26 पर। आज का जो अंश है उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य की जो विकास यात्रा है उसका चित्रण एक नाविक की यात्रा के रूप में किया गया है। जिस प्रकार एक नाविक छोटी छोटी खाड़ियों में नाव चलाना सीखता है और तट के निकट ही व्यापार करते हुए अपने जीवन का यापन करता है और अंततः जगत का अन्वेषण करने के लिए महासागरों की यात्रा करता है, उसी प्रकार मनुष्य अज्ञान के मार्ग पर चलते हुए और जगत में संघर्ष करते हुए अपने जीवन की रक्षा करता है, उसका संभरण करता है और इस संघर्ष द्वारा विकसित होते हुए अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यह जो पंक्तियां इस समय हमारे समक्ष हैं उसमें एक नाविक का वर्णन है, जिसमें यह बताया गया है कि वह नाविक छोटी छोटी खाड़ियों में जीने की कला सीख कर अंत में अनंत सागरों पर यात्रा करने का साहस करता है। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। काल के प्रवाह पर मनुष्य एक नाविक है। दिस इज वर्ड्स मैटर्स स्लो डिस्कवरर हु लॉन्च्ड into this small corporeal birth has learned his craft in tiny base of self, but dares at last unplumbed infinitudes, a voyager upon eternity's seas। तो यह जो मनुष्य है वो जगत के पदार्थों का अथवा जगत का एक धीमा अन्वेषक है, अर्थात वह धीरे धीरे इस जगत को जान रहा है। दिस इज वर्ड्स मैटर्स स्लो डिस्कवरर हु लॉन्च्ड इनटू दिस स्मॉल कॉर्पोरियल बर्थ, जिसने इस शूद्र देह रूपी नौका में अपनी यात्रा आरंभ की है। हैज लर्न्ड हिज क्राफ्ट इन टाइनी बेज ऑफ सेल्फ, उसने अहम की छोटी छोटी खाड़ियों में जीने की कला सीखी है, अर्थात जो हमारा जीवन है जो अहम पर आधारित है उसमें छोटे छोटे संघर्षों द्वारा छोटे छोटे उद्देश्यों द्वारा जीने की कला सीखी है। बट डेयर्स एट लास्ट अनप्लम्ड इन्फिनिट्यूड्स, ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सी।
तो वो कौन है? वह अनंत काल के सागरों का यात्री है, ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सीज। और वो अंत में वो अनंतताएं, वो सागर जो अनखोजे हैं, अनप्लम्ड, अर्थात जिनकी गहराई अभी तक नहीं नापी है, उनको छूने का वह साहस करता है, अर्थात उन सागरों की यात्रा करने का साहस करता है। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम, दिस इज वर्ल्ड मैटर स्लो डिस्कवरर who launched into this small corporeal bird, has learned his craft in tiny base of self, but dares at last unplumbed infinitudes, a voyager upon eternity's seas। और आरंभ में यह नाविक अर्थात यह मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति से अनभिज्ञ रहता है और इस कारण वह भयभीत भी रहता है। In his world's adventures crude initial start, behold him ignorant of his Godhead's force, timid initiate of its vast design। तो एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक दैवी शक्ति है, उसकी विशाल योजना में यह एक दीक्षार्थी है, परंतु कैसा दीक्षार्थी है? भयभीत, timid initiate of its vast design। In his world's adventures crude initial start, और उसकी यह जो साहसिक विश्व यात्रा है उसके अनगढ़ आरंभ में, in his world adventures crude initial start, behold him ignorant of his Godhead force, उसको अपनी आत्मिक शक्ति के प्रति अनभिज्ञ जान। अर्थात यह जो मनुष्य है अथवा यह जो नाविक है जिसने अभी अपनी विश्व की साहसिक यात्रा आरंभ ही की है, यह अपनी आत्मिक शक्ति के प्रति अनजान है और भयभीत है। In his world adventures crude initial start, behold him ignorant of his Godhead's force, timid initiate of its vast design। और आरंभ में यह नाविक किस प्रकार से अपनी यात्रा करता है कि यह तट के निकट ही रहता है और गहरे सागर में जाने से बचता है। An expert captain of a fragile craft, एक ऐसी नौका जो भंगुर है, अर्थात इस देह का जो भंगुर है, निपुण कप्तान। तो वो अपने को एक कप्तान के रूप में जानता है जो निपुण है। एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ अ फ्रेजाइल क्राफ्ट, ए ट्रैफिकर इन स्मॉल इनपरमानेंट वेयर्स, जो छोटे छोटे नश्वर पदार्थों का व्यापारी है। एट फर्स्ट ही हग्स द शोर एंड शंस द ब्रेथ्स, तो आरंभ में वह तट के निकट चलता है और विशाल गहरे सागर से बचकर रहता है, दूर रहता है। डेयर्स नॉट टू अफ्रंट द फार ऑफ पेरिलस मेन, और जो दूर सागर है, जो गहरा है, जोखिम भरा है, उसका सामना करने का साहस नहीं करता है। एन एक्सपर्ट कैप्टन ऑफ अ फ्रेजाइल क्राफ्ट, a trafficker in small impermanent wares, at first he hugs the shore and shuns the breaths, dares not to affront the far off perilous main। आरंभ में यह जो यात्री है उसका जो सुरक्षित जीवन है और जो अपरिवर्तनीय है, अर्थात एक ही चक्र में जो घूमता रहता है, उससे वह संतुष्ट रहता है और वह नए और अज्ञात प्रयास का खतरा मोल लेने से डरता है और उसका खतरा नहीं लेता है। ही इन ए पैटी कोस्टल ट्रैफिक प्लाइस, तो वह तट के निकट छोटी छोटी नाकाओं की भीड़ में
ही इन ए पैटी कोस्टल ट्रैफिक प्लाइज, व्यापार हेतु निरंतर आवागमन करता है। तो अर्थात वह तट के निकट ही जो अन्य नौकाएं हैं उन्हीं के बीच आता जाता रहता है और अपना व्यापार करता है। He in a petty coastal traffic plies his pay doled out from port to neighbor port। और जब वह एक बंदरगाह से दूसरे समीप के बंदरगाह पर जाता है तो उस श्रम के परिणाम स्वरूप उसे एक वेतन प्राप्त होता है जो कि एक शूद्र भिक्षा के समान अर्थात एक डोल के समान होता है। He in a petty coastal traffic plies his pay doled out from port to neighbor port, content with his safe rounds unchanging course। और वह अपनी सुरक्षित और अपरिवर्तनीय फेरों से संतुष्ट रहता है। He hazards not the new and the unseen। वह नवीन और अज्ञात का खतरा मोल नहीं लेता है, अर्थात वह गहरे सागरों में जाने से बचता है। He in a petty coastal traffic plies his pay doled out from port to neighbor port, content with his safe rounds unchanging course, he hazards not the new and the unseen। परंतु अंत में उसे जो विशाल सागर हैं उनकी पुकार सुनाई देती है। बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज। अंत में वह विशाल सागरों का नाद सुनता है, उनकी पुकार सुनता है। बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज, अ वाइडनिंग वर्ड कॉल्स हिम टू डिस्टेंट सीन्स and journeying in a larger vision's arc and peoples unknown and still unvisited shores। तो उसकी जो अभीप्सा है, उसकी चाह है, वह अपने सामान्य जीवन से उठकर अब वह इस जगत को खोजने का प्रयास करती है। अब जैसे जैसे वो जगत के बारे में जानता है, वो जानता है कि ये जगत बहुत विशाल है। ए वाइडनिंग वर्ल्ड, तो ये विशाल होता जगत कॉल्स हिम टू डिस्टेंट सीन, वो उसे सुदूर दृश्यों का आनंद लेने के लिए पुकारता है। एंड जर्निंग इन ए लार्जर विजन्स आर्क, और एक बड़े क्षेत्र में यात्रा करने के लिए उसे आह्वान करता है। एंड पीपल्स अननोन, और ऐसी मनुष्य जातियां जिनके बारे में वह नहीं जानता, उनसे भेंट करने के लिए। एंड स्टिल अनविजिटेड शोर्स, और ऐसे द्वीप अथवा प्रदेश जो अनछुए हैं उनको छूने के लिए उसे बुलाता है। अर्थात उसको एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है कि वह इस जगत का अन्वेषण करे। बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज, a widening world calls him to distant scenes, and journeying in a larger vision's arc, and peoples unknown and still unvisited shores। और अब यह जो नाविक है अथवा यह जो मनुष्य है, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए जगत में व्यापार करने के लिए निकल जाता है। और वह किन किन वस्तुओं का व्यापार करता है उनका वर्णन है इस पंक्तियों में। ऑन ए कमीशन कील हिज मर्चेंट हल। कील और हल ये दोनों ही शब्द जो हैं शिप के बारे में आते हैं, पोत के बारे में। कील जो होता है उसका सबसे निचला भाग होता है जिसके ऊपर जहाज का निर्माण किया जाता है, और हल वो एक प्रकार का वेसल है जिसमें सामान रखा जाता है। On a commissioned keel, his merchant hull serves the world's commerce in the riches of time, savoring the foam of a great land-locked sea। यहाँ पर जो सागर का वर्णन है इन पंक्तियों में, और हम अगली पंक्तियों में देखेंगे, वो जो मेडिटेरियन सी है
अर्थात भूमध्य सागर, उसका वर्णन है। जो भूमध्य सागर है वो अपने आप में पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है और केवल एक छोटा सा एरिया है जिसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं, वहां से वह अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ऑन ए कमीशन कील हिज मर्चेंट हल serve the world's commerce in the riches of time, savoring the foam of a great landlocked sea। तो एक अधिकृत कील पर उसका जो व्यापारी जहाज है वो भूमि से घिरे एक महान सागर के झाग को चीरता हुआ, सेवरिंग द फोम ऑफ अ ग्रेट लैंडलॉक्ड सी। तो भूमि से घिरे हुए एक महान सागर के सतह को चीरता हुआ वो व्यापार करता है। सर्व्स द वर्ल्ड कॉमर्स इन द रिचेस ऑफ टाइम, वो समृद्धि के काल में, जगत के वाणिज्य में भाग लेता है। टू रीच अननोन हार्बर लाइट्स इन डिस्टेंट क्लाइम्स एंड ओपन मार्केट्स फॉर लाइफ्स ऑपुलेंट आर्ट्स। तो उसका उद्देश्य क्या है कि सुदूर क्षेत्र में जो अज्ञात बंदरगाह हैं उनके जो लाइट हाउस हैं, प्रकाश स्तंभ, वहां तक पहुंचने के लिए, टू रीच अननोन हार्बर लाइट्स इन डिस्टेंट क्लाइम्स एंड ओपन मार्केट्स फॉर लाइफ्स ऑपुलेंट आर्ट्स, और जीवन की जो समृद्ध कलाएं हैं उनके लिए बाजार खोलने के लिए, इसलिए वह आगे बढ़ता है। और वो किन वस्तुओं का व्यापार करता है? रिच बेल्स, कार्व स्टैट्यूएट, ह्यूड कैनवसेस and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil and transient splendors won and lost by the days। Rich bales अर्थात ऐसी मूल्यवान और उत्कृष्ट कपड़ों की गांठों का, तो वो कपड़ों का व्यापार करता है। कार्ड स्टैट्यूट्स, जो नक्काशीदार मूर्तियां हैं, उनका व्यापार करता है। ह्यूड कैनवसेस, रंगीन चित्रों का, एंड ज्वेल्ड टॉयज, और ऐसे रतन जड़ित खिलौनों का, एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऑफ हार्ड टॉयल, और कठोर श्रम से बनाए गए नाशवान उत्पादों का, अर्थात वह नाशवान पदार्थों का व्यापार कर रहा है। एंड ट्रांजिएंट स्प्लेंडर्स, और ऐसे क्षणिक वैभव की वस्तुएं, वन एंड लॉस्ट बाय द डेज, जो कुछ ही दिवसों में समाप्त हो जाती हैं। इन सब का व्यापार करने के लिए वह दूर दूर के जो बंदरगाह हैं उनकी यात्रा करता है। ऑन ए कमीशन्ड कील हिज मर्चेंट हल सर्व द वर्ल्ड्स कॉमर्स इन द रिचेस ऑफ टाइम, सेवरिंग द फोम ऑफ अ ग्रेट landlocked sea, to reach unknown harbor lights in distant climes and open markets for life opulent arts, rich bales, carved statues, hued canvases, and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil and transient splendors won and lost by the days। तो इन सब का व्यापार करने के लिए वह अज्ञात बंदरगाहों की ओर यात्रा करता है। और पासिंग थ्रू अ गेट ऑफ पिलर रॉक्स, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये उसी यात्रा का आगे का वर्णन है। और यहाँ पर ये जो पिलर रॉक्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से श्री अरविंद ने प्राचीन काल में जिस प्रकार से लोग व्यापार करते थे उसका वर्णन किया है। ये मैं आपके सामने दो चित्र रख रहा हूँ। दाईं ओर एक चित्र है जो मेडिटेरियन सी का चित्र है, जिसमें नीचे की ओर जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ऊपर की तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप का कॉन्टिनेंट है, और बीच में हम देखेंगे एक छोटा सा एरिया है जहाँ से दो सागर कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें बाईं ओर जो सागर है वो अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन,
दाईं ओर जो सागर है वो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। और ये जो कनेक्शन है यहाँ पर जो आपस में, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब हम इसको बड़ा करके बाईं तरफ की चित्र में देखते हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसमें उत्तर की तरफ स्पेन है और दक्षिण की तरफ मोरक्को देश है। और यहाँ पर दो आइलैंड है, एक जिब्राल्टर आइलैंड है जो अभी ब्रिटेन के डोमिनियन में है, और इस तरफ एक और आइलैंड है जिसका नाम है सेउटा, वो स्पेन के डोमिनियन में है। और यहाँ पर दोनों ओर ऐसे पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई है, एक 400 मीटर है, एक 800 मीटर की है। तो वो एक तरह से पिलर्स बने हुए हैं। तो यह जो स्ट्रेट है, इसके दोनों ओर जो पर्वत हैं वो एक प्रकार से पिलर बने हुए हैं, और इसमें से लोग निकलकर व्यापार करते हैं। तो इधर से जो मेडिटेरियन सी से लोग निकलकर और बाईं तरफ नॉर्थ अटलांटिक सी में आते हैं और व्यापार करते हैं। परंतु उस समय नॉर्थ अटलांटिक सी का नाम नहीं रखा गया, इसलिए उसको अननोन बोला है। और वो यहाँ से निकलकर अफ्रीका के जो तट के ऊपर होते हुए, जो तट के निकट जो पोर्ट्स हैं, उन पर अपना व्यापार करते हैं, और अंततः वो इस अटलांटिक सागर को भी पार करते हैं। तो इस यात्रा को उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रित किया है हमारे समक्ष। और यह जो संधि है, जिसको हम जल डमरू मध्य संधि बोलते हैं, इसका नाम जिब्राल्टर है। हम वापस इन पंक्तियों पर आ जाते हैं। ऑन पासिंग थ्रू ए गेट ऑफ पिलर रॉक्स। तो ये जो पिलर रॉक्स हैं इस जिब्राल्टर में, उसके मध्य से होते हुए, ऑन पासिंग थ्रू अ गेट ऑफ पिलर रॉक्स, वेंचरिंग नॉट येट टू क्रॉस ओशियंस अननेम्ड। आरंभ में ये जो अमेरिका के महाद्वीप हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी, और नाविकों ने तब तक अटलांटिक ओशियन को भी पार नहीं किया था, और उसका भी नामकरण नहीं हुआ था, इसीलिए उन ओशियंस को बोला है अननेम्ड। और यह जो नाविक हैं, उनको पार करने का साहस अभी नहीं करते हैं। और पासिंग थ्रू अ गेट ऑफ पिलर रॉक्स, वेंचरिंग नॉट येट टू क्रॉस ओशियंस अननेम्ड एंड जर्निंग इनटू अ ड्रीम ऑफ डिस्टेंसेस। और वो जो दूरस्थ स्वप्नों की यात्रा करने का साहस नहीं करते हैं। तो अभी जो ये नाविक हैं, ये वह जो अटलांटिक ओशियन है उसको पार करने का, और जो स्वप्निल दूरस्थ हैं उनकी यात्रा करने का साहस नहीं करते हैं। और पासिंग थ्रू अ गेट ऑफ पिलर रॉक्स, वेंचरिंग नॉट येट टू क्रॉस ओशियंस अननेम्ड एंड जर्नी इनटू अ ड्रीम ऑफ डिस्टेंसेस, ही ट्रेवल्स क्लोज टू अनफैमिलियर कोस्ट। तो ये कोस्ट कौन से हैं? ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं, उन पर वो यात्रा करते हैं। He travels close to unfamiliar coast and finds new haven in storm troubled isles। और वो वहाँ पर जो है नए द्वीपों का, नए आश्रयों का और नए व्यापार केंद्रों की खोज करते हैं, और वहाँ तक ही वह यात्रा करते हैं। और पासिंग थ्रू अ गेट ऑफ पिलर रॉक, venturing not yet to cross oceans unnamed and journeying into a dream of distances, he travels close to unfamiliar coast and finds new haven in storm troubled isles। और इसके बाद वो यात्रा करते हैं और अटलांटिक ओशियन को भी पार करते हैं, और guided by a sure compass in his thought, he plunges through a bright haze that hides the stars, steering on the trade routes of ignorance। अथवा वे अपने विचार में एक निश्चित दिशा सूचक द्वारा निर्देशित, अर्थात आरंभ में जो नाविक हैं, जब वो इस बात को जानते हैं कि ये धरा गोल है, तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम ईस्ट कोस्ट को वापस टच कर लेंगे। तो जो उनके मन में विश्वास है, और गाइडेड बाय अ श्योर कंपास इन हिज थॉट, तो उस विश्वास के आधार पर
he plunges through a bright haze that hides the stars. तो वो उस उज्जवल धुंध में जो तारों को छिपा लेती है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मली जो नाविक हैं वह पहले तारों के अनुसार चलते थे, परंतु उसके बाद उन्होंने कंपास का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। स्टीयरिंग ऑन द ट्रेड रूट्स ऑफ इग्नोरेंस, और अज्ञानता के व्यापार मार्गों पर आगे बढ़ते हैं। तो वह एक ऐसी यात्रा करते हैं जिसके बारे में वह जानते नहीं हैं। और गाइडेड बाय अ श्योर कंपास इन हिज थॉट he plunges through a bright haze that hides the stars, steering on the trade routes of ignorance. और फिर उस यात्रा के बाद वो ऐसे महाद्वीपों पर पहुंचते हैं जो कि उनकी कल्पना में नहीं होते हैं। और ये मनुष्य की यात्रा का भी एक प्रकार से सिंबॉलिक वर्णन है कि जब मनुष्य अपनी यात्रा करता है और आगे बढ़ने का साहस करता है तो ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त करता है जो कि उसकी कल्पना से परे होते हैं। His prow pushes towards undiscovered shores. He chances on unimagined continents. प्रो का अर्थ है जो शिप है, जो पोत है, उसका जो अग्रभाग है उसको प्रो बोलते हैं। His prow pushes towards undiscovered shores. तो उसका जो जहाज है, उसका जो अग्रभाग है वो अनदेखे तटों की ओर बढ़ता है। He chances on unimagined continents, और वह सहसा अकल्पित महाद्वीपों पर पहुंचता है। तो ये अकल्पित महाद्वीप कौन से हैं? इनको उस समय न्यू वर्ल्ड कहा गया था और अब इनका नाम अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। His prow pushes towards undiscovered shores. He chances on unimagined continents. इसी को वो दूसरे रूप में बता रहे हैं, A seeker of the islands of the blessed. तो वो क्या खोज रहा है? ऐसा द्वीप खोज रहा है जहां पर भाग्यवान और पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। A seeker of the islands of the blessed, he leaves the last lands, crosses the ultimate seas, he turns to eternal things, his simple quest. He leaves the last lands. इसको दोनों भाव में हम देखेंगे कि यह जो नाविक है ये यूरोप और अफ्रीका को छोड़कर, जो उसके लिए अंतिम भूमि है, छोड़कर क्रॉसेस द अल्टीमेट सी, जो उसके सामने अटलांटिक ओशियन है जो बहुत विशाल है, उसको पार करता है। क्यों करता है? ही इज ए सीकर ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द ब्लेस्ड। ही टर्न्स टू द इटर्नल थिंग्स हिज सिंबल क्वेस्ट। और यदि मनुष्य अपनी धरा के बंधनों को छोड़ दे तो वो किस ओर बढ़ता है? वो अनंत की खोज में आगे बढ़ जाता है। ही टर्न्स टू इटर्नल थिंग्स हिज सिंबल क्वेस्ट। और उसकी यह जो प्रतीकात्मक खोज है वो अनंत की ओर मुड़ जाती है। अर्थात जब हम धरा पर जो कुछ भी हमें प्राप्त है उससे असंतुष्ट हो जाते हैं और शाश्वत की खोज में आगे बढ़ते हैं, यह उसी का चित्रण है। A seeker of the islands of the blessed, he leaves the last lands, crosses the ultimate seas, he turns to eternal things, his simple quest. Life changes for him its time constructed scenes. और अब प्राण जीवन उसके लिए अपने जो काल निर्मित दृश्य हैं वो बदल देता है। जब मनुष्य धरा के वातावरण को छोड़ देता है तो उसके लिए जीवन का अर्थ बदल जाता है। लाइफ चेंजेस फॉर हिम इट्स टाइम कंस्ट्रक्टेड सीन, इट्स इमेजेस वेलिंग इन्फिनिटी। अर्थात वो छवियां जो अनंत को ढक लेती हैं उनको वह बदल देता है। अर्थात वह अनंत अब कुछ कुछ उसके समक्ष स्पष्ट होने लगता है। His prow pushes towards undiscovered shores. He chances on unimagined continents.
a seeker of the islands of the blessed, he leaves the last lands, crosses the ultimate seas, he turns to eternal things, his symbol quest. Life changes for him its time-constructed scenes, its images veiling infinity. तो जीवन में जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, जीवन हमें जैसा दिखाई देता है, उसके पीछे अनंत छिपा हुआ है. इट्स इमेजेस वेलिंग इन्फिनिटी. और वो अब उस नाविक के लिए, उस मनुष्य के लिए बदल जाते हैं और वह पृथ्वी की सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाता है. और अब यह जो यात्रा है, यह मनुष्य की जो स्वर्ग की ओर यात्रा है, जो ऊर्ध्व की ओर यात्रा है, उसकी ओर संकेत है. Earth's borders recede and the terrestrial air hangs round him no longer its translucent veil. तो पृथ्वी की सीमाएं पीछे हट जाती हैं. Earth's borders recede and the terrestrial air, और ये जो धरा की वायु है, hangs round him no longer, अब उसके चारों ओर वह एक झीने से आवरण के समान नहीं रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है. वो अब धरा से बंधा हुआ नहीं रहता है. Earth's border recede and the terrestrial air hangs round him no longer its translucent veil. He has crossed the limit of mortal thought and hope. उसने पृथ्वी की सीमाएं छोड़ दी हैं. उसका जो मानवीय विचार है और जो मानवीय आशाएं हैं, उनकी सीमाओं को वह पार कर जाता है, अर्थात वह मानवीय सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है. He has crossed the limit of mortal thought and hope. He has reached the world's end and stares beyond. और वह जगत की अंतिम सीमा तक पहुंच चुका है और अब वह उससे परे देखता है. जब मनुष्य इस जगत से परे जो सत्य है उसको जानने का प्रयास कर रहा है, तो उसका चित्रण है. He has crossed the limit of mortal thought and hope. He has reached the world's end and stares beyond. The eyes of mortal body plunge their gaze into eyes that look upon eternity. तो अब उसके नेत्र, उसकी जो दृष्टि है, जो नश्वर देह के जो नेत्र हैं, वो कहाँ केंद्रित है? The eyes of mortal body, अर्थात वह अपने इन मानवीय नेत्रों से क्या खोज रहा है? Plunge their gaze into eyes that look upon eternity, अर्थात वह भगवान की ओर देख रहा है. into eyes that look upon eternity, जो अनंत की ओर देखती हैं, अर्थात वह अब भगवान की ओर देखना आरंभ कर देता है. He has crossed the limit of mortal thought and hope. He has reached the world's end and stares beyond. The eyes of mortal body plunge their gaze into eyes that look upon eternity. A greater world time's traveler must explore. तो ये मनुष्य कौन है? ये काल का यात्री है और उसे अब एक महतर जगत को खोजना होगा. A greater world time's traveler must explore. अंततः मनुष्य मानवीय दृष्टि की सीमाओं को पार कर जाता है. At last he hears a chanting on the heights. तो अंत में वह शिखरों पर एक मंत्रोच्चार सुनता है. वहां से उसे कोई दिव्य पुकार सुनाई देती है. And the far speaks and the unknown grows near. और दूरियां उसे पुकारती हैं और वह अज्ञात उसके कुछ निकट आ जाता है. At last he hears a chanting on the heights and the far speaks and the unknown grows near.
he crosses the boundaries of the unseen. तो वह अदृश्य की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जो कुछ अभी तक उसके लिए अदृश्य है वह उसे दृष्टिगोचर हो जाता है. He crosses the boundaries of the unseen and passes over the edge of mortal sight. और वह मानवीय दृष्टि की सीमा को पार कर जाता है to a new vision of himself and things. और इस प्रकार उसे अपने और पदार्थों के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त होती है. He crosses the boundaries of the unseen and passes over the edge of mortal sight to a new vision of himself and things. He is a spirit in an unfinished world that knows him not and cannot know itself. तो यह जगत कैसा है? यह अपूर्ण है, यह विकसित हो रहा है और इस जगत में वह एक आत्मा है. He is a spirit in an unfinished world that knows him not and cannot know itself. और क्योंकि यह जगत अज्ञान का क्षेत्र है, अज्ञान से ग्रसित है, इसलिए यह जगत ना तो उसे जानता है और ना ही वह स्वयं को जानता है. He is a spirit in an unfinished world that knows him not and cannot know itself. The surface symbol of his goalless quest takes deeper meanings to his inner view. और अब उसकी जो सतही खोज है, जो कि लक्ष्यहीन खोज है, यदि हम अपने जीवन पर देखें, उस पर दृष्टि डालें, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते जा रहे हैं. द सरफेस सिंबल ऑफ हिज गोललेस क्वेस्ट, हमें नहीं पता कि हम क्या खोज रहे हैं. टेक्स डीपर मीनिंग्स टू हिज इनर व्यू. अब क्योंकि वह अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता है, तो यह उसकी जो लक्ष्यहीन यात्रा है उसके लिए गहन अर्थ ले लेती है. द सरफेस सिंबल ऑफ हिज गोललेस क्वेस्ट टेक्स डीपर मीनिंग्स टू हिज इनर व्यू. हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट ऑफ मॉर्टल लाइफ फॉर इमॉर्टलिटी. और इसको वो समराइज कर रहे हैं कि वस्तुतः मनुष्य की जो खोज है, जो लक्ष्यहीन प्रतीत होती है, वस्तुतः वह खोज क्या है? His is a search of darkness for light. अर्थात उसकी जो खोज है वो वस्तुतः अंधकार की खोज है. किसके लिए? प्रकाश के लिए. His is a search of darkness for the light of mortal life for immortality. और उसकी खोज वस्तुतः क्या है? मृत्यु की खोज है अमरता के लिए. तो जो मनुष्य की यात्रा है उसको इन पंक्तियों में समअप करते हुए तो श्री अरविंद बता रहे हैं कि हमारी यात्रा क्या है. असदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर, यही हमारे जीवन का सार है. The surface symbol of his goalless quest takes deeper meaning to his inner view. His is a search of darkness for the light of mortal life for immortality. अंत में हम लोग एक बार जो अंश हमने पढ़ा है उसका स्मरण कर लेते हैं. आज के अंश में हमने देखा कि श्री अरविंद मनुष्य की जो विकास यात्रा है उसको एक नाविक की यात्रा के रूप में हमें समझा रहे हैं. जिस प्रकार एक नाविक छोटी छोटी खाड़ियों से जीने की कला सीखता है, आरंभ में वह तट के निकट चलता है और गहरे सागर से दूर रहता है. वह अपने सुरक्षित और अपरिवर्तनीय जीवन में
संतुष्ट रहता है और गहरे सागरों में जाने का खतरा मोल नहीं लेता है। परंतु जैसे जैसे वह सशक्त होता है, अज्ञात क्षेत्रों की पुकार उसे खींचती है और वह महासागरों की यात्रा पर निकल पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य भी धीरे धीरे सशक्त होते हुए पृथ्वी की सीमाओं का अतिक्रमण कर देता है और अनंत की खोज में निकल जाता है। मनुष्य का जीवन वस्तुतः एक खोज है। वह खोज अंधकार की खोज है प्रकाश के लिए, और मर्त्य जीवन की खोज है अमरता के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। यहाँ पर श्री मां को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, मेरा जो है कैमरा आज कार्य नहीं कर रहा है, बट मुझे आप सबका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संदेश हो, तो हम ले सकते हैं। नमस्कार नमस्कार। तो अब एक ही सत्र इसमें रह गया है। जब ये सर्ग पूरा हो जाएगा, लंबी यात्रा है, तो रखें फिर से आज। हाँ, सभी को नमस्कार। कुछ लोगों का माइक जो बोले केवल वही ऑन करे। हाँ, नमस्ते नमस्ते सरोजनी जी। कैसी हैं आप? बहुत आनंद लगा। अच्छा, बढ़िया। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस ऊपर नीचे होता रहता है, सब ठीक है, चल रहा है। यात्रा चल रही है आपकी। तमसो मां ज्योतिर्गमय। चलिए, कुछ दिन जाता मेरे शांति चली जाए। हाँ, अब ठीक। आप सरोजनी जी, आप कुछ कह रही थी, आप बताइए। वो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आजकल मेरे सारे साथी चले जा रहे हैं भगवान के पास। सबका टाइम आता जा रहा है, हम भी उस लाइन में हैं। जब आएगा टाइम तक बहुत लंबी चीज है। ये तो प्यारे साथ चले जाते हैं। नहीं, ये अनंत यात्रा है और ये एक दुखद पड़ाव है। दुखद इसलिए क्योंकि हम अज्ञान में हैं, अन्यथा ये भगवान की कृपा ही है कि हम एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे यात्रा करें। अच्छी यात्राओं की बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सफर करते करते गए बेचारे, इतने दिनों से बीमार पड़े। सबको कैंसर हो रहा है। कैंसर इतनी खराब बीमारी है। जा रहे हैं तो अच्छा है, अच्छी बॉडी मिलेगी उनको, हेल्दी हैप्पी और अच्छे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है जीवन का सत्य। ठीक, चलिए, ठीक है। फिर हम रखें, एक बार सबसे इजाजत लेते हैं। सभी को पुनः नमस्कार, और अगली बार मिलेंगे।